आप कहते हैं कि कंट्री डिफॉल्ट से बच गया, आप पूरी बिजनेस कम्युनिटी को डिफॉल्ट कर देंगे। ये बड़े ग्रुप होते हैं तो कंट्री को ग्रो करते हैं, आपने किसी को बड़ा होने ही नहीं दिया, सब डिफॉल्ट हो जाएंगे, लोग इनके पीछे भागेंगे। हमें खुद नहीं पता कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट आज बनाते हैं तो वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पैसा है तो काम करने के लिए दुनिया कम नहीं है। मैं कहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा पैसा सेफ होगा, जहाँ मुझे इज्जत भी होगी। और 25% इंटरेस्ट पे काम नहीं हो सकता। हाउसिंग 5-6% से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। जिस मुल्क में फाइलर और नॉन फाइलर हो वहाँ कैसे काम होगा। लास्ट 20 ईयर्स में आपके ख्याल में किसकी पॉलिसी सबसे बेहतर रही इस प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के लिए? तो मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई, क्योंकि इमरान वाले दौर में एक्टिविटी फिर बहुत अच्छी हुई। कराची में कोई एक ऐसा बिल्डर है जिसके सारे प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक हों? कोई एक नाम बता दो। अगर एक आदमी 60 से 70 हज़ार रुपए महीना कमाता है, क्या उसको ये ख्वाब देखने की भी इजाज़त है कि वो कभी अपना घर बना सकता है? नहीं, 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के कम में कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती। मिडिल क्लास आदमी वो घर खरीदते हुए किन बातों का ख्याल रखे फ्रॉड ना हो? अट्रैक्शन में ना जाए कि बुकिंग ऑफिस में गए और जगमग देख के आपने कर लिया। एनओसी होने के बाद भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर सरकार का ही ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो, सरकार के पास ना जाए। कल पता ही नहीं होता सरकार कौन होगी, जो मुस्तकिल सरकार हो उसके पास जाए, मतलब डीएचए जाए। इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा किया था। 50 लाख घरों में से कितने बने? 30-35 हज़ार घर का उन्होंने वर्कआउट किया था, इससे ज्यादा कोई चीज नहीं हुई। नवाज शरीफ के दौर में कोई 12-15 लाख रुपए का घर देने की बातें हो रही थी। मरीम नवाज वगैरह इन्वॉल्व हुई थी। अब वो कॉस्ट अभी 45 लाख रुपए की हो गई। कराची की जमीनों पर कितना पैसा लगा हुआ है? अनलिमिटेड पैसा लगा हुआ है। आजकल जिस बिल्डर से बात करें वो कहता है लॉस में हो। अगर लॉस में है तो ये इतनी सरमायाकारी इसमें कैसे आ रही है? अगर इस्लामाबाद और पेशावर बहुत गर्म चल रहा है, इसकी क्या वजह है? आपने कभी हुकूमत को कोई तजवीज़ दी हो, कोई प्लान दिया हो कि भाई ये कर लो, इससे गरीब को फ़ायदा होगा? तो हमने यहाँ तक ऑफर किया था कि 4 एकड़ का कोई स्लम से, तो हमने कहा कि 1 एकड़ में सबको वर्टिकल बना दे फ्री ऑफ कॉस्ट। 1 एकड़ एमेनिटी रखें और 2 एकड़ आप हमें दे दें और हम उसको मार्केट करें। फिर जब बात होती है तो वो अपने लोग ढूंढने शुरू करते थे कि जिसमें उनको क्या फ़ायदा होगा। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इनमें फ्रॉड का रेशो बहुत ज़्यादा है। उसमें हमारी मेंबरशिप्स नहीं होती, वो बगैर अप्रूवल्स के आ रहे हैं। और जो इलीगल है वो माफिया बहुत बड़ा है, उसमें सिस्टम्स के लोग होते हैं। हमारी अपनी ज़मीनें बचाना हमें मुश्किल हो जाती है। हर महीने तकरीबन 300-350 एप्लीकेशंस आती हैं। सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो कोई घर खरीद लो, फ्लैट खरीद लो, प्लॉट खरीद लो, चाहे जंगल में ही खरीद लो। आज भी कोई सरमायाकारी करना चाह रहा हो तो उसे ये मशवरा ज़रूर मिलता है। पाकिस्तानियों का बेतहाशा पैसा प्रॉपर्टी सेक्टर में लगा है, मगर क्या अपना घर सिर्फ अमीर के नसीब में है या गरीब भी मेहनत करे तो अपना घर बना सकता है? ये और प्रॉपर्टी से जुड़े ऐसे बहुत से सवालात लेकर हम आए हैं एक्स चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी के पास। आइए उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मोहसिन भाई? आप खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तानियों के तकरीबन 88 ट्रिलियन रुपए प्रॉपर्टी में लगे हुए हैं, जबकि पाकिस्तान की कुल कैश इन हैंड सर्कुलेशन वो 8 ट्रिलियन है। सर, ये लोग प्रॉपर्टी में इतना पैसा क्यों लगाते हैं? फैक्ट्रियों वगैरह और दूसरी इंडस्ट्री में क्यों नहीं लगाते सर? देखिए, सब के लिए आसान होता है, प्रॉपर्टी एक ज़रूरत होती है। आप रियल एस्टेट वो है जिसमें आप घर ही नहीं होता, इसमें ऑफिस होता है, इसमें स्कूल होता है, इसमें हॉस्पिटल होता है। जितनी भी लैंड्स के हवाले से चीज़ें आती हैं वो रियल एस्टेट में होती है। ज़मीन होती है तो आप उस पर सारे गवर्नमेंट के ऑफिस भी बनते हैं, शहर भी बनते हैं, डेवलपमेंट भी होती है। तो मेजर आपका दुनिया भर में जो मेन पैसा होता है वो रियल एस्टेट में ही होता है, अगर आप सारी चीज़ों को काउंट करते हैं तो। और उसके बगैर एक्टिविटीज़ होती नहीं है। ज़मीन होगी तो आप कोई प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई हॉस्पिटल बनाएंगे, कोई गवर्नमेंट का ऑफिस बनेगा, कोई आईटी का ऑफिस बनेंगे। सब चीज़ों के लिए रियल एस्टेट होना ज़रूरी है और वही बेसिक होती है। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं है कोई पाकिस्तान में ख़ास रियल एस्टेट में सारा पैसा है। और हर आदमी को घर तो चाहिए होता है, बेसिक ज़रूरत है। अगर हम प्रोवाइड नहीं करते तो कच्ची आबादियाँ बनती है और गवर्नमेंट की तरफ से चीज़ें हो नहीं रही। जो प्लान स्कीम आप देखें आई नहीं है। लास्ट 23 साल में किसी ने कोई प्लान स्कीम अनाउंस ही नहीं की इदारों ने, कहीं सिर्फ यही नहीं पूरे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से चीज़ें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व ज़्यादा है और फिर कच्ची आबादियाँ अनप्लान एरिया बनते जा रहे हैं, इलीगलिटीज़ हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो लीगल हो इलीगल हो सब रियल एस्टेट में ही घुस जाती है। आपकी एसोसिएशन के जो मेंबर हैं उनके क्लाइंट कौन हैं? घर के ख्वाहिशमंद अफराद उनके क्लाइंट हैं या सरमायाकार? मेन क्लाइंट वो होता है जिसको घर की ज़रूरत है।
देखिए डिफरेंट एरिया में डिफरेंट तरीक़ेकार होता है और डिफरेंट जो कराची के हवाले से एक तो मिडिल क्लास होती है, एक लो क्लास होती है, एक हायर क्लास होती है, एक अपर हाई क्लास होती है। तो उस तरीक़ेकार से उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। हाँ, रियल एस्टेट में इन्वेस्टर्स वहाँ पे इन्वॉल्व होता है जहाँ हाई एंड प्रोडक्ट होता है। वहाँ पहले इन्वेस्टर होता है, इसलिए कि वो जो लेने वाला है वो घर उस वक्त इंस्टॉलमेंट इतनी दे नहीं सकता, तो वो बाद में एंड में अपना कोई घर बेच के उन लोगों से वापस लेता है। इसलिए कि कैश फ्लो कहीं गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक फाइनेंसिंग तो होती नहीं है बिल्डर या डेवलपर्स को पाकिस्तान में। तो वो उनको अपनी जो पब्लिक से पैसे आते हैं उसी से वो प्रोजेक्ट में पैसे लेते हैं, उन्हीं से प्रोजेक्ट बनाते हैं, या इन्वेस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, वो अपना मुनाफा लेते हैं। तो इसी तरह पूरी दुनिया में फाइनेंसिंग बैंकों के थ्रू होती है। हमारे यहाँ बैंकों के थ्रू होती नहीं, बैंक इन्वॉल्व ही नहीं होते रियल एस्टेट में, इसलिए कि वो डॉक्यूमेंटेशन से डर रहे होते हैं, वो लैंड के इश्यूज से डर रहे होते हैं, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही होती आपकी ज़मीनों की। तो इस वजह से चीज़ें अलॉटमेंट एक से ज़्यादा हो जाती हैं, फिर कोर्टों में केस ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ के पड़े हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें परेशान इसी वजह से होती है कि हमने कोई डेटा ऑर्गेनाइज़ नहीं किया। हमारा डेटा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम कर नहीं पा रहे, लेकिन हमने किया नहीं और आज तक नहीं किया। ना डिजिटलाइजेशन किया, ना कंप्यूटराइजेशन किया, ना हमने रिकॉर्ड को बेहतर किया, और हम उसी तरह चला रहे हैं जैसे चीज़ें चल रही है। हम चाह ही नहीं रहे चीज़ें बेहतर हो, इसलिए कि चीज़ें लाइनअप हो जाएगी, चीज़ें डिजिटलाइज हो जाएगा, तो फिर उसमें गवर्नमेंट के लोग या ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं ख़त्म हो जाएगा, और हम चाहते नहीं है वो इन्वॉल्वमेंट ख़त्म हो। मोहसिन भाई, दुनिया भर में बैंक जो हैं वो होम फाइनेंसिंग करते हैं, आसान शर्तों पे कर्जे देते हैं। पाकिस्तान में बैंक जो हैं वो घरों के नाम पर कर्ज देने से क्यों भागते हैं? देखिए, बैंक डरते हैं, बैंक इन्वॉल्वमेंट से डरते हैं। रियल एस्टेट में बैंक इंडस्ट्रीज़ को पैसे देते हैं, एक आदमी होता है उनके लिए, उनको उसी ज़मीन पे उनको प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जहाँ पे प्रोजेक्ट आता है तो पब्लिक प्रोजेक्ट होता है, वो डरते हैं कि कहीं एनओसी कैंसिल ना हो जाए, कहीं इदारे की तरफ से कोई बैकअप ना हो जाए, कहीं ज़मीन में कोई इश्यूज़ ना आ जाए, तो वो सिक्योर नहीं होता। दूसरा ये कि हमारे यहाँ पे बैंकों का एक सिस्टम भी नहीं दिया। हम जब बैठे थे लास्ट गवर्नमेंट में, तो हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें एक्टिव की थी स्टेट बैंक के साथ। प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व था, इमरान खान के दौर की बात कर रहे हैं, और डेली बेसिस पे मीटिंग होती थी। सारे आपकी स्टेट बैंक खुद बैठता था, सारे मेजर बैंक्स बैठते थे, और उन्होंने 5% 6% पे जो हमने कहा था, दुनिया भर में इंटरेस्ट रेट पे काम होता है और ये हाउसिंग की नीड है तो होना चाहिए। लेकिन वो चीज़ें हुई और स्टार्ट हुई, मेरे ख्याल से गवर्नमेंट चेंज हुई, हमने सब चीज़ें रोक दी। और रोक क्या दी, हमारे पास पैसे ही नहीं थे देने के लिए, और 25% इंटरेस्ट पे काम नहीं हो सकता। हमारे मुल्क में इस वक्त 20-21% तो गवर्नमेंट दे रही है आपको, तो हम जब लेने जाएगा पब्लिक तो उसको 25% से कम मिलेगी नहीं। 25% में वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हाउसिंग कभी भी नहीं कर सकती, हाउसिंग 5-6% से ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकती। जो घर ले रहा है वो रेंटल पोजीशन पे अगर इंस्टॉलमेंट पे कर सकेगा तो उसके लिए बेहतर है। तो ये वाली पॉलिसीज़, ये तो प्रायोरिटी होती है, और गवर्नमेंट क्यों करती है पूरी दुनिया में, ताकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी हो, आपकी एलाइट इंडस्ट्री, 72 इंडस्ट्रियाँ चले, लोगों को जॉब क्रिएशन हो, और शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग नहीं होने देती। घर जब नहीं बनेगा तो लोग सड़क पे रहेंगे, कच्ची आबादियों में रहेंगे। जब बिलो द लेवल रहेंगे तो वो एक, आप समझिए, शहरों के लिए या मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। एक स्टेज के बाद जहाँ 70% कच्ची आबादियाँ हो जाए, वहाँ पे लूटमार हो जाती है, वहाँ पे लोग रह नहीं सकते, और इकॉनमी मूव करते हैं। जब आपको जीडीपी, आपकी ग्रोथ दिखानी होती है, तो आप रियल एस्टेट को बूस्ट अप करते हो, उसको बैकअप करते हो, पॉलिसीज़ देते हो, पैसे नहीं देते, सिर्फ पॉलिसीज़। हम पॉलिसी भी नहीं देते। हाउस अफोर्डेबिलिटी रेशो की बात करते हैं। किसी तरक्की याफ्ता मुल्क में अगर मियाँ बीवी मिलकर 5 साल तक कमाते हैं और वो अपनी इनकम जमा करते हैं, तो वो 5 साल बाद इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपना घर ख़रीद सकते हैं। सर, पाकिस्तान में ये रेशो 20 है, और ये शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा है। सर, यहाँ पे ये हाउस अफोर्डेबिलिटी रेशो इतना ज़्यादा क्यों है? देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि सबसे पहले तो आपकी सैलरी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपकी कोई भी चीज़ें, और मियाँ बीवी नहीं कमाते, या मियाँ कमा रहा होता है, बीवी नहीं कमा रही होती। इसलिए कि हम लोग तो इसमें भी फ़ख्र करते हैं कि बस एक आदमी कमा रहा है, साथ तो हम बाकी लोगों को ज़ाया भी कर रहे होते हैं। पढ़े लिखे डॉक्टर भी बच्चियाँ होती है, वो बाद में शादियों के बाद वो जॉब नहीं होती,
घर बैठ जाती है, जिसकी वजह से ये सारे मसाइल होते हैं। और डॉक्यूमेंटेड चीज़ें नहीं है, आप जब तक डॉक्यूमेंटेड नहीं करेंगे ना चीज़ें, आपको होगा नहीं। जिस मुल्क में फाइलर और नॉन फाइलर हो वहाँ कैसे काम होगा? इस वक्त जितनी तकलीफ़ उन क्लास को है जो सैलरी क्लास है, जो टैक्स देती है, वो सबसे ज़्यादा परेशान है, इसलिए कि वो वाइट कॉलर लोग हैं। वो मांग भी नहीं सकते, वो किसी के हाथ, तो अपनी इज्जत के लिए उनको दो काम करने पड़ते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हालात और इन्फ्लेशन हुआ है उसमें मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा यही लोग परेशान हैं जिनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। घर तो क्या मतलब आज के हालात में गुजारा करना मुश्किल हो गया है। 2 लाख 3 लाख वाला जिनकी सैलरी से टैक्स करता है वो मुश्किल हो गया है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें इसको एड्रेस करना चाहिए। और घर के लिए डेफिनेटली हमें कोई गवर्नमेंट लेवल पे हमें स्कीम्स लानी चाहिए जहाँ पे हम हाउसिंग को प्रमोट भी करें और कहीं लैंड की कॉस्ट ऐसी हो जो लोग अफोर्ड कर सकें। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 3,000 3,500 रुपये थी, आज 7,000 रुपये हो गई, मतलब डबल। एक घर खाली 1,000 स्क्वायर फीट का आप बनाएंगे तो 70 लाख रुपए तो सिर्फ कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है। लैंड कॉस्ट अलग लेंगे, बाकी आपको पता है इदारों का क्या हाल है। तो 1 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए के कम में कोई चीज़ मिल ही नहीं सकती, 1,000 गज स्क्वायर फीट का फ्लैट। तो इस सूरत में मैं समझता हूँ कि बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है कि लो कास्ट हाउसिंग आ सके या गवर्नमेंट दे सके। जो भी दे रहे वो भी आपको पता है किस तरीके से। तो हमें कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेगी उन लोगों के लिए, उन यूथ के लिए जो आने वाले बच्चे हैं, और उनको हमें कैसे आबाद करना है। हमारे पास आज भी फिगर्स ऐसे नहीं है जो हम कैलकुलेट कर सकें। हम कहते हैं कि 10 मिलियन घरों की शॉर्टेज है। मैं ये 10 साल से यही कह रहा हूँ, क्या 10 मिलियन के हर साल 5 साढ़े 5 लाख घर हमें चाहिए होते हैं। हम 2.5 लाख घर प्रोवाइड करते हैं, 2.5 लाख घर बनते ही नहीं है, शॉर्टफॉल रहती है। तो वही बढ़ती जाती है। और वो मेरे ख़्याल से कोई 8-9 साल पहले में हम वर्ल्ड बैंक में गए थे, एक IMF और ये सारे इंस्टीट्यूट थे। हमने दुनिया में उनको बताया कि पाकिस्तान में $20 की कॉस्ट आती है, अमेरिका में $100 की कॉस्ट आती है, UAE में $80 आते हैं कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे आज भी कॉस्ट मैं कहता हूँ कि वही $20 है जो 10 साल पहले थी। हमारी करेंसी डाउन हो गई, आज भी $20 का हिसाब करेंगे तो वही 6,000 और 7,000 रुपये होंगे। हमारे कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन हमारी करेंसी डाउन हो गई। और इस वजह से पाकिस्तानियों की, जितने भी पाकिस्तान थे, सबकी वर्थ ख़त्म हो गई दुनिया में, इंटरनेशनल मार्केट में। मेरी वर्थ अगर इंटरनेशनल मार्केट में 100 रुपये थी तो आज मेरी वर्थ 2 साल में 35 रुपये। मतलब हमने अपने आप को इतना नीचे कर दिया। जब तक गवर्नमेंट और बिज़नेस कम्युनिटी को आप नहीं प्रमोट करेंगे, आपके यहाँ बिग शॉट्स नहीं होंगे, आपके यहाँ बड़े लोग नहीं होंगे, ताकि इंटरनेशनली आप जाते हैं तो वही कैलकुलेट होते हैं, उसी से कंट्री चलता है। मतलब एक अलीबाबा कंपनी है तो $450 बिलियन की कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट है तो ये बिलियंस में है, टेस्ला है तो ये बड़े ग्रुप होते हैं तो कंट्री को ग्रो करते हैं। आपने किसी को बड़ा होने ही नहीं दिया, आपने वहीं से चीज़ें खींचनी शुरू कर दी तो लोग भाग जाते हैं। एक स्टेज के बाद लोग रहते नहीं है, वो कंटिन्यूटी नहीं रहती। और शुरू से पाकिस्तान जब से बना है, आप देखें नेशनलाइज हुई, सब भाग गए, बांग्लादेश का इशू हुआ, सब ख़त्म हो गया। तो 4-4 दफ़ा तो हमने फॉल डाले हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज़ को, 4-4 दफ़ा हमने डिफरेंट हालात दिखाए हैं कि बेनज़ीर का वाक़या हुआ, उस वक्त लोग भाग गए, आज फिर ये सारे हालात ऐसे में फिर लोग जा रहे हैं। और सेंटीमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव भी एक इस लेवल पे आ गया कि लोग सरवाइव करना मुश्किल हो गए। मैं लोगों को कहता हूँ कि आप कहते हैं कि कंट्री डिफ़ॉल्ट से बच गया, आप पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को डिफ़ॉल्ट कर देंगे। जिस हालात में चल रहे हैं सब डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, लोग इनके पीछे भागेंगे पैसों के लिए, प्रोजेक्ट बनेंगे नहीं तो क्या होगा। तो आपने कभी सोचा ही नहीं है कि हमें इकॉनमी को किस तरह लेके, लोगों को किस तरह लेके, अपने बिज़नेस जो मुल्क में बैठे हुए हैं जो टैक्स भी दे रहे हैं उनको कैसे चलाना है। आप हुकूमत से उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्होंने तो प्रॉपर्टी पे टैक्स बढ़ा दिया है और सुना है कि मज़ीद टैक्सेस बढ़ाएंगे। लग रहा है कि हुकूमत तो ये चाह रही है कि प्रॉपर्टी से पैसा निकल कर दूसरी तरफ जाए, इंडस्ट्री वगैरह लगे, और आप हुकूमत से आस लगाए हुए हैं। देखिए, हुकूमत से उम्मीद गवर्नमेंट तो होती है ना, उनको समझाया जाता है, उनको बताया जाता है। एक आदमी का व्यू पॉइंट तो हो सकता है, एक एग्रीकल्चर वाले का अलग व्यू पॉइंट हो सकता है, इंडस्ट्री का अलग हो सकता है, रियल इस्टेट का अलग हो सकता है, IT का अलग हो सकता है। हमारे यहाँ तो जो भी काम होता है हम उसको उसी तरह
नेगेटिव चीज़ें लेके चलते हैं। देखिए कोई मसाइल ही नहीं, मसाइल तो ये है कि आप कहेंगे लोग भाग जाएंगे, आप बंद कर देंगे पॉलिसीज़, लोग बंद कर देंगे। हल क्या है? मतलब हल तो कच्ची आबादी आज कराची में 50% से ज़्यादा है, आधे लोग स्लम्स में रह रहे हैं। आप और स्लम्स पैदा कर देंगे और क्या होगा जब आप चीज़ें या तो आप प्रोवाइड कर दें, किसी को तो घर देना है, कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है ना कि ये बेसिक राइट है, एक आदमी का बेसिक राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ये हेल्थ देना, घर हाउसिंग देना, आपकी एजुकेशन देना, हम तो दे ही नहीं रहे। हमने तो डिफरेंट पॉलिसीज़ आई, जब भी आपने पॉलिसीज़ ऐसी दी मुल्क तबाह हुआ, मुल्क से लोग भाग गए और लोगों ने और कहीं जाके इन्वेस्टमेंट्स की और ऐसा ही हो रहा है। अच्छा मोहसिन भाई, ये बताएं कि अगर एक आदमी 60 से 70 हज़ार रुपये महीना कमाता है, किराए के घर में रहता है, मियाँ बीवी हैं, 2 बच्चे हैं, तो क्या उसको ये ख्वाब देखने की भी इजाज़त है कि वो कभी अपना घर बना सकता है? अभी नहीं देख सकते। मेरे ख्याल से जो 70,000 रुपये कमाता है वो अपने घर का ख़र्चा ही पूरा नहीं कर सकता। आप उसका बजट बना के बता दें, जो रेंट पे रह रहा है उसका बजट कैसे बनेगा? जब हम बजट ही नहीं बना सकते उसका, तो वो घर कैसे लेगा? उसकी तो सर्वाइवल इज़ डिफ़िकल्ट, वो तो जीने के लिए ही प्रॉब्लम में है। तो हम ये समझते हैं कि बहुत मुश्किल है सर्वाइवल हो सके, और उसका आप अगर कोई बजट बनाएंगे तो नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि अभी वो घर ले सकता है। तो फिर आपके ख्याल में कितनी इनकम वाला शख्स अपने घर का ख्वाब देख सकता है? देखिए उसके पास कम से कम सेविंग होनी चाहिए, कोई 40-50 हज़ार रुपये की मिनिमम। अगर 50,000 रुपये मिनिमम सेविंग होगी तो वो कोई घर का ख्वाब दे सकता है विद द फाइनेंस ऑफ, मतलब HPFC या बैंक का कोई फाइनेंस हो उसके साथ। अदरवाइज़ वो भी नहीं दे सकते। कम से कम घर भी अभी कोई देगा तो 40-50 लाख रुपए का होगा, और 50 लाख रुपए देने वाला कैसे देगा 50 लाख रुपए? अगर वो 50,000 रुपये भी महीना कमाता है तो 6 लाख रुपए होंगे महीने साल के। तो 6 लाख रुपए अगर 10 साल तक वो देगा तो फिर जाके तो 10 साल में प्राइस कहाँ से कहाँ हो जाएगी, और वो जिससे ले रहा है क्या वो डिलीवर कर सकेगा? तो मैं समझता हूँ कि अगर इन्फ्लेशन इसी तरह रहा, आज जो पोजीशन है 300 का, 450 का डॉलर हो गया, या स्टील की प्राइस वो हो गई, तो फिर आप कहाँ खड़े रहोगे? जब तक ये इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगा हम कोई डायरेक्शन सोच नहीं सकते। हमें ख़ुद नहीं पता कि हम अगर कोई प्रोजेक्ट आज बनाते हैं तो वो डिलीवर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हमें ख़ुद अंदाज़ा नहीं है, और हम ख़ुद रुके हुए हैं कि यार इन ख़र्चों को जो हमारे साथ एक्सपेंसिव हो रहे हैं उनको कैसे चलाएं, इसलिए कि हम नए प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे। पुराने प्रोजेक्ट हमने डिलीवर कर दिए हैं, अब उनके मेंटेनेंस चीज़ें हैं तो वो उस तरीके से चल रही है। तो हम खुद लाइन ड्रॉ करके इंतज़ार कर रहे हैं, या तो हम ले लें पब्लिक से और पब्लिक फिर हमारे पीछे भागती रहे, ऐसा हो सकता है। चलें घर को तो छोड़ें, सुना है कि अगर किसी के पास खाली प्लॉट है तो वो भी सर पकड़ कर बैठा हुआ है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इतनी बढ़ गई है कि पहले जो घर 25 लाख रुपए में बन सकता था, सुना है आजकल 75 लाख रुपए में भी नहीं बन रहा। देखिए इस वक्त तो अगर आपके पास प्लॉट है और आप 1000 स्क्वायर फीट का बनाना है तो अभी आप सिर्फ 2 कमरे बनाएं 400 स्क्वायर फीट के, एक किचन बना लें, और वक्त के साथ एक दफ़ा आप शिफ्टिंग हो जाएं और वो 400 स्क्वायर फीट के लिए भी आपको तकरीबन 24-25 लाख रुपए चाहिए, और अप्रूवल्स के लिए भी 2-4 लाख रुपए चाहिए। तो मतलब 30 लाख रुपए हों हाथ में तो आप 2 कमरे उसमें बना सकते हैं कि इन फ्यूचर हम उसको एक्सटेंड कर लेंगे। कम से कम एक प्रॉपर्टी तो हुई जिसके अंदर आप चले गए। तो ये पॉसिबिलिटीज़ है। बाकी आप कहें कि अगर पूरा बनाए तो मैं नहीं समझता कि 70 लाख रुपए अगर उसके पास होते कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि फिर तो वो कहीं रेडी जाकर प्रॉपर्टी ले लेगा। तो ये सिचुएशन है। जिनके पास प्लॉट है वो भी बाज़ जगह मैंने देखा है कि बेचारे बेचते हैं। 40-50 लाख का अगर प्लॉट बिकता है तो 10-20 लाख डाल के 2 कमरे का 3 कमरे का अपार्टमेंट 60-70 लाख का जो इस फैसिलिटी में मिलता है वो लेके गुजारा करते हैं। अच्छा मोहसिन भाई, इमरान खान ने 50 लाख घरों का वादा किया था, उनकी हुकूमत आई तो वो प्रोजेक्ट लॉन्च भी हुआ था। कुछ नंबर्स हैं आपके पास कि उन 50 लाख घरों में से कितने बने? मेरे ख्याल से कोई जो वर्कआउट हुआ है कोई 3,500-4 हज़ार घरों पे काम हुआ है। 50 लाख का दावा था, लेकिन कुछ पोर्शन में 3-3 हज़ार घरों का, तो बहुत ज़्यादा भी हम कैलकुलेट करेंगे तो मैक्सिमम 30-35 हज़ार घर का उन्होंने वर्कआउट किया था। इससे ज़्यादा कोई चीज़ नहीं हुई। और जो बैंकों ने कर्जे दिए वो भी इसमें शामिल हैं? बैंकों ने कर्जे रेडी प्रॉपर्टी पे ज़्यादा दिए। लोगों ने तैयार प्रॉपर्टी ली और उन्होंने फाइनेंस करवा लिया। जो अंडर पहली लीज़ होती है तो वो काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई। बैंकों ने पहली दफ़ा अपने टारगेट से बढ़ के 3 टाइम 4 टाइम उन्होंने डबल किया।
लेकिन वो भी इंस्ट्रक्शन थी कि टोटल जितना भी आपका पोर्टफोलियो है उसका 5% आप हाउसिंग को देंगे। तो जाके ये हुआ, तब जाके उन्होंने किया। और प्रोजेक्ट को नहीं दिया उन्होंने इंडिविजुअल्स को दिया। फाइनेंस प्रोजेक्ट नहीं की, प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग होनी थी, उसकी वर्कआउट थी। वो लोग जो टर्म्स चाह रहे थे उस पर हमने एग्री कर लिया था, एस्क्रो अकाउंट के लिए, फाइनेंसिंग बैंक के लिए। लेकिन फिर जैसे ही गवर्नमेंट जाती तो सारी पॉलिसी ज़ीरो। हम फिर वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से पाकिस्तान बनाए। मुझे याद पड़ता है नवाज शरीफ के दौर में आपने, आबाद ने लो कॉस्ट हाउसिंग पे काफ़ी काम किया था। कोई 12-15 लाख रुपए का घर देने की बातें हो रही थी। सर उस वाले प्रोजेक्ट का क्या हुआ? देखिए, उसमें जो प्रोजेक्ट हमने प्रेजेंटेशन दी थी, इस्लामाबाद में भी दी थी, कराची में भी दी थी, और गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ थी। गवर्नमेंट ने उन्होंने कहा था कि हम इसमें इस तरीके से सपोर्ट करेंगे। वो पॉलिसीज़ ही नहीं आई। हमने उसके बाद वो लो कास्ट हाउसिंग कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हुआ है, ना किसी से पैसे लिए गए उसमें। वो प्रोजेक्ट के लिए वर्कआउट था। नवाज शरीफ के दौर में भी मरीम नवाज़ वगैरह इन्वॉल्व हुई थी और इनके मिनिस्टर्स हाउसिंग थे वो भी इन्वॉल्व हुए थे। हमने कहा कि ये गवर्नमेंट अगर कोई लैंड देती है तो ये कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आएगी और हम लोगों को दे सकेंगे। और ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी गवर्नमेंट की, जिसमें उनके कोई चीज़ें उनको वापस आ जाती है, पैसे भी मिल जाते हैं, कंस्ट्रक्शन भी हो जाती है। अब वो कॉस्ट जो 15 लाख रुपए की थी वो कॉस्ट अभी 45 लाख रुपए की हो गई। हम 600 स्क्वायर फीट का हमने डिज़ाइन किया था और उस पर कॉस्ट आ रही थी 2000 रुपये। और हुकूमत ने कुछ टैक्सेस वगैरह के लिए कहा था कि हम करेंगे, आपको कोई बिल्डिंग मटेरियल होगा वो बगैर टैक्सेस के देंगे, तो उसकी हमने कॉस्ट कम की थी उसी हिसाब से। लेकिन वो पॉलिसीज़ उन्होंने उनकी तरफ से इम्प्लीमेंट हुई नहीं। और यहाँ तो जो भी गवर्नमेंट जब बात कर रही होती है, एक लॉन्ग प्रोसेस है ब्यूरोक्रेसी का हमारा, और एक पूरा सिस्टम चलता है। जब वो मेच्योरिटी पे आती है तो गवर्नमेंट भी चली जाती है। तो एक पॉलिसी का तसलसल नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लिए जो इश्यूज़ आते हैं कहीं भी किसी भी मुल्क में, एक लॉन्ग टर्म इकॉनमी पॉलिसी होती है। एक 20 साल की 25 साल का हम डिज़ाइन करते हैं कि हमने क्या टारगेट अचीव करने हैं और क्या करना है। तो हमारे यहाँ तो डे टू डे बेसिस पे हम भी चल रहे होते हैं, गवर्नमेंट भी चल रही होती है। कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी ना हमें पता होती है ना गवर्नमेंट को पता होती है। जब तक आपका डायरेक्शन पता ही नहीं होगा आपको होगा क्या इस मुल्क के साथ, तो फिर कैसे काम होगा। वैसे ही पाकिस्तान में कितने घरों की कमी है सर? मेरे ख्याल से 10-12 मिलियन घर शॉर्ट है, और ये शॉर्टेज कंटिन्यू बढ़ती जा रही है, हर दफ़ा बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। देखें, जो भी पॉपुलेशन है वो तो बढ़ रही है, और बहुत ख़तरनाक हद तक पाकिस्तान में पॉपुलेशन बढ़ रही है। जो ग्रोथ 3% का हम कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया में नहीं है। हम उन मुल्कों में आने वाले वक्तों में हमारे तो हाउसिंग क्या, हमारा फूड क्राइसिस भी हो जाएगा। जब हम इतनी चीज़ें पैदा नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हमें तो फूड इतना चाहिए जो हम अपने लोगों को खिला सकें। हमें फूड एक्सपोर्ट करना चाहिए। हमारी ईल्ड 20% है, हम तो वो भी नहीं पूरा कर रहे। तो हम टेक्नोलॉजी में यूज़ नहीं कर रहे। हम अपनी चीज़ों पे जहाँ दुनिया जा रही है उसके साथ जा नहीं रहे। हम उसी मैनुअल प्रोसेस में अपने आप को रखा हुआ है। जब तक हम अपने आप को डिजिटलाइजेशन नहीं करेंगे तभी आपके पास 100% फिगर्स आएंगे। सर एक बड़ा मसला है, एक आदमी अपनी जमा पूंजी लगाकर कोई छोटा मोटा फ्लैट या घर ख़रीदने का सोचता है, मगर मार्केट में जाता है तो फ्रॉड हो जाता है। सर ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ये सोसाइटीज़ हैं, इनमें फ़्रॉड का रेशो बहुत ज़्यादा है। तो ये आबाद इस सिलसिले में क्या करता है, आप लोग क्या करते हैं कि ये आम आदमी के साथ फ्रॉड ना हो? देखिए, आबाद जिसको मेंबर बनाता है वो आबाद उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन लैंड टाइटल देख के, जब आप डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट करते हैं, सपोज़ आपके पास 10 एकड़ ज़मीन है तो आप उसकी अप्रूवल लाएंगे अथॉरिटी से। जो भी गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ हैं, आपकी मास्टर प्लान है वो अप्रूव करेगा, बिल्डिंग कंट्रोल अप्रूव करेगा, फिर आबाद उसकी गारंटी भी इशू करती है कि वो उसको डेवलप करेंगे। रियल इस्टेट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो वो गवर्नमेंट ने देना होता है। जो हाउसिंग स्कीम में इंफ्रास्ट्रक्चर के आप मैं पैसे भर सकता हूँ ना, बिजली के, सेवरेज के, वो इदारा आपको देता है। एमडीए में आपको पता है कि एमडीए में बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक नहीं हुआ है। 20-20 साल से वो स्कीमें पड़ी हुई है। 70 ऐसी स्कीमें हैं जो हमारे मेंबर हैं जिनके इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से रोड लेवल ना मिलना, सेवरेज लाइन का ना होना, इलेक्ट्रिसिटी गैस ना होना, उसकी वजह से। इसलिए कि सब यूटिलिटी होंगी तो वो आबाद होगा ना। और बाज़ जगहों पे जो प्रोजेक्ट इलीगल आ रहे हैं, 2 नंबर आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें लैंड के इशूज़ हैं, उसमें हमारी मेंबरशिप्स नहीं होती, वो बग़ैर अप्रूवल्स के आ रहे हैं, और ऐसी ऐसी जगहों पे आ रहे हैं जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँच ही नहीं सकता। एक लिमिटेशन होती है इंफ्रास्ट्रक्चर पहुँचाने की गवर्नमेंट की भी, कि 100 किलोमीटर तो नहीं पहुँचा सकती।
तो उसको स्कीम क्यों अनाउंस होती है 45, स्कीम 63, स्कीम 43, ये सरकारी स्कीम जब होती है उसी में हम लैंड लेते हैं और उसी में डेवलपमेंट करते हैं या उसके साथ करते हैं। तो वो जब तक अथॉरिटी अप्रूव करती है, इसका मतलब है कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर देना है। जब अथॉरिटी अप्रूवल देगी तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी 20-20 सालों से उन्होंने नहीं दी और वो प्रोजेक्ट लोगों के पैसे एनओसी आपने दे दी, आपने लेआउट पास कर दिया, उससे लोगों के पैसे रुक जाते और वो फाइनलाइज नहीं होती चीज़ें, तो वो उस वजह से सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। तो उसमें और जो इलीगल है उसके लिए हम खुद स्टैंड लेते हैं, हम कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपको पता है कि वो माफिया बहुत बड़ा है और उसमें एक लोग इन्वॉल्व हैं और उसमें सिस्टम्स के लोग होते हैं, तो वो चीज़ें आप रोक भी नहीं सब पाते। अब तो ज़मीनें हमारी अपनी ज़मीनें बचाना हमें मुश्किल हो जाती है। आपकी एसोसिएशन के पास कितनी शिकायतें आती हैं और कितने फ़ीसद हल कर देते हैं आप? हमारे पास आप समझे हर महीने तकरीबन 300-350 एप्लीकेशंस आती हैं पब्लिक के प्रोजेक्ट्स की, जो बिल्डिंग के भी होते हैं, डेवलपमेंट के भी होते हैं, शॉपिंग मॉल भी होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी होते हैं। तो हमारे सारे मेंबर अलग अलग उस फील्ड में कर रहे होते हैं और तकरीबन आप समझे हम लोग तकरीबन 75% 70% रिजॉल्व करते हैं। हर महीने ये एप्लीकेशंस आबाद में होती है, बाकायदा डेटा होता है और जिसकी ज़्यादा आ रही होती है उस पर ज़्यादा हम कोशिश करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि पब्लिक को कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए। 20-25% हम नहीं कर सकते, बाज़ दफ़ा नैब केसेस हो जाते हैं, बाज़ दफ़ा कुछ डेवलपर्स को हम निकाल देते हैं, अगर निकाल देते हैं तो फिर वो चीज़ें हम उससे करवा नहीं सकते। वो सिचुएशन गवर्नमेंट की आ जाती है कि उनके इश्यूज़ इतने हाई हो जाते हैं तो वहाँ हम परेशान हो जाते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा हुई हम तो जब कैंसिल कर देते हैं तो वो दोबारा बिल्डर नहीं बन सकता, काम नहीं कर सकता, इसलिए कि जब सिंध में आबाद का मेंबर होना लाजमी है। अगर आपने कंस्ट्रक्शन हाउसिंग करनी है तो मेंबर ऑफ आबाद होना ज़रूरी है। या तो गवर्नमेंट उसको रिलीफ दे देती है बाज़ जगहों पे जब गवर्नमेंट के अपने प्रोजेक्ट चीज़ें होती हैं, अदरवाइज़ आबाद का अगर मेंबर है तो हमारी पकड़ में होता है, इसके डॉक्यूमेंटेशन चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं हम उसको बिठाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, मोहसिन भाई कहते हैं कि कराची की ज़मीनों में बेतहाशा पैसा दफन है, वाइट मनी से ज़्यादा ब्लैक मनी हो सकती है, तो आपके ख्याल में कराची की ज़मीनों पर कितना पैसा लगा हुआ है? देखिए, कराची में अनलिमिटेड पैसा लगा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं लगा हुआ। DHA में पैसे जितने भी हैं सारे लगे हुए हैं, लेकिन रजिस्ट्री होती है, चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होती है। अब वो टैक्स में नहीं शो कर रहा, अलग बात है, लेकिन लोग रियल एस्टेट में पैसा जो एक्सेस पैसा होता है वो डाल देते हैं ताकि कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट हो पैसे की, ऐसा ना हो पैसा डी वैल्यू हो जाए। इसीलिए रियल एस्टेट में डाला जाता है कि जब एप्रिसिएशन होती है या आपका पैसा इंटरनेशनल मार्केट में कम होता है तो रियल एस्टेट में बढ़ जाता है, तो इसीलिए लोग डालते हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारी सोच से भी ज़्यादा पैसा होगा, इसलिए कि मैंने आपको पहले ही कहा ना कि रियल एस्टेट वो है जो हर आदमी जिसके पास है नहीं है, एक ख्वाब भी है और एक्सेस मनी जितनी है वो भी रियल एस्टेट में जाती है। लेकिन आबाद के पास जो डेटा होता है, आबाद के पास वो डेटा होता है जो अपने प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं। हमारे जितने मेंबर्स होंगे वो डेटा हमारे पास होगा। हमारे जितने प्रोजेक्ट लॉन्च हुए, हमें पता है कि 417 प्रोजेक्ट अभी कराची में आबाद के मेंबर्स के चल रहे हैं, तो उसका डेटा होगा। हमें पता है कि ये प्रोजेक्ट इस साल कंप्लीट होने कितने डिले हैं, उसकी डिटेल आपको हमें मिलेगी। लेकिन हम पूरे कराची का उस तरीके से जो आप कह रहे हो वो डेटा हो नहीं सकता, इसलिए कि इंडिविजुअल्स हैं वो हमारी अथॉरिटी में नहीं है, वो डिफरेंट अथॉरिटी से बहरिया में कर रहा है, कोई DHA में कर रहा है, कोई रेलवे में कर रहा है, कोई एयरफोर्स में कर रहा है। तो वो उनके इतने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि उनके बाद हमारा नंबर आता है। आबाद एसोसिएशन में उनके नंबर्स बहुत बड़े हैं, तो वो चीज़ें जब गुजरने के बाद तो हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो हमारे मेंबर्स हैं और जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसका डेटा हमारे पास होता है। आजकल जिस बिल्डर से बात करें वो कहता है लॉस में हूँ। अगर ये बिज़नेस वाकई लॉस में है तो आए दिन नई नई सोसाइटीज़ लॉन्च हो रही हैं, नए नए जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, नए नए सरमायाकार इसमें आ रहे हैं, तो भाई अगर लॉस में है तो ये इतनी सरमायाकारी इसमें कैसे आ रही है? 2 साल पहले मेरी वर्थ 100 रुपये थी, जैसे मैंने पहले बताया। आज इंटरनेशनली कैलकुलेट करते हैं तो डिवैल्यूएशन हो गई, रियल एस्टेट की प्राइस आज मार्केट डाउन है, तो आज मेरी वर्थ 35 रुपीज़ है। 100 रुपये की जगह 35 रुपये। कैलकुलेट तो करते हैं ना हर साल आप अपनी चीज़ों को, जब कैलकुलेट करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में तो वो चीज़ें आपकी वर्थ कम हो गई है। तो वो आप दूसरा प्लॉट जब लेने जाते हैं ना प्रोजेक्ट बना के, तो वो उससे महंगा होता है
और आपने जो कमाया होता है उसमें वो प्लॉट नहीं आता। अगर मैं नहीं बनाता तो वो प्लॉट की कीमत ज़्यादा हो जाती एज़ कम्पेयर टू। तो बचता मतलब उस वक्त हम ये कहते हैं कि यार हमें कोई नहीं बच रहा, लेकिन रियल इस्टेट बहुत, अगर जिन्होंने डिलीवर किया और अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा उन्होंने कमा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो रोना धोना कंस्ट्रक्शन जब ज़्यादा होती है और क्वांटिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मिलियन स्क्वायर फीट होती है तो वहाँ पे तकलीफ़ होती है, इसलिए कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़ जाती है। जहाँ डेवलपमेंट होती है वहाँ इतना प्रेशर नहीं होता, इसलिए कि उसमें आपको सिर्फ लाइनें डालनी होती। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इतनी हाई हो गई कि आज आप ये बताएं कि जिसने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है 2 साल पहले और उसने आधा बनाया है भी नहीं है, अभी तो फाउंडेशन है और चीज़ें हैं, और उसकी कॉस्ट 7,000 रुपये हो गई, उसने 8,000 रुपये में बेचा है, तो वो क्या लॉस ही होगा ना, वो कैसे सर्वाइव करेगा। उसके लिए तो सर आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डबल हो गई, आपका 1.25 लाख वाला सरिया 3 लाख रुपये टन हो गया, आपकी सीमेंट 480 रुपये वाली 1200 रुपये हो गई। तो मेजर तो दोनों कंपोनेंट है ना, बेसिक स्ट्रक्चर तो इसी में बनता है। तो ये सारी चीज़ें इसलिए इस वक्त रोना ज़्यादा है। वैसे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत, नहीं तो पहले बंद हो जाता। इतने मुश्किल हालात में भी लोग करते हैं तो कहीं ना कहीं तो फ़ायदा होगा। अच्छा, लोगों से पता चल रहा है कि कराची में तो आजकल प्रॉपर्टी का काम थोड़ा ठंडा ही है, मगर इस्लामाबाद और पेशावर बहुत गर्म चल रहा है। मोहसिन भाई, इसकी क्या वजह है? मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद में कोई गर्मी है। इस्लामाबाद में भी हमारे से भी बुरा हाल है। जी जी, रियल एस्टेट का अभी प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग वाले, फाइलें तो बिक जाती है आजकल, वो भी नहीं बिक रही, नहीं तो फाइलों का वहाँ बहुत कॉन्सेप्ट है। पेशावर के इन्वॉल्वमेंट्स बहुत होती है, पेशावर की मार्केट बहुत लेती है वहाँ पे। इस्लामाबाद में परचेजिंग उनकी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से लास्ट चल रही है। लेकिन मैं समझ रहा हूँ कि अभी वो कंडीशन नहीं है, जो कराची की कंडीशन है वही इस्लामाबाद की कंडीशन है। और पेशावर में तो अभी एक आध प्रोजेक्ट में, और बाकी जो हाउसिंग स्कीम के जो इश्तिहार आप देख रहे हो, ये वो हैं जो बड़े बड़े जाइंट प्रोजेक्ट्स हैं, और वो प्रोजेक्ट्स मैं कह रहा हूँ हज़ारों के नालों में, और वो उन्होंने करना ही है मार्केट, उनके पास ऑप्शन नहीं है। हालात कैसे भी वो मार्केट नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नहीं होगा। पिछले लोग वापस आ रहे हैं, कॉस्ट कम हो जाती है। अगर मैंने आपको 1000 रुपये का प्लॉट बेचा है और आज 900 रुपये, तो मेरे पास रिफंड आना शुरू हो जाते हैं। और मेरा प्रोजेक्ट 2000 रुपये का है 1000 वाला, तो फिर लोगों की तरफ से अट्रैक्ट होता है, आज लोग उसको इन्वॉल्वमेंट करते हैं। तो ये वजह है रियल इस्टेट की। पाकिस्तान पूरे में यही हाल है। पेशावर में अगर कोई चीज़ नहीं है तो मैं नहीं समझता वो एक आध 2 प्रोजेक्ट आए, लेकिन वो अभी स्टार्ट है, देखें क्या होता है। इसलिए कि कराची में भी 2 प्रोजेक्ट आए थे उनके बड़े बड़े, लेकिन कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो सब मूव करके आज जो हाल इन लोगों का है, जो आउटस्कर्ट पैसा नहीं बना, जो प्रोजेक्ट लॉस होते हैं, जो नहीं अनाउंस हुआ, फ़ेज़ 2 उन्होंने अनाउंस किया, क्या पैसा बना? कुछ भी पैसा नहीं बना। मतलब उल्टा मार्केटिंग करोड़ों अरबों रुपए, बाकी गवर्नमेंट के अप्रूवल्स के अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। बड़े प्रोजेक्टों में बड़े इन्वॉल्वमेंट्स भी हो जाते हैं, फिर फाइनेंसिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन नज़र ये आ रहा होता है, अगर आप हमें कहें कि यार अभी नहीं काम करना, तो हम तो बड़े मज़े में नहीं करेंगे। जब गवर्नमेंट नहीं चाहेगी हमें क्या ज़रूरत है यार। अगर पॉलिसीज़ ही नहीं होगी तो हम भी इंतज़ार करेंगे। अच्छी पॉलिसीज़ होंगी तो सब काम करेंगे। दुनिया में पैसा है तो काम करने के लिए दुनिया कम नहीं है, पूरी दुनिया इंतज़ार करके बैठी होती है। हम तो 124 में नंबर पे कंट्री है। मैं कहाँ जाऊँगा जहाँ मेरा पैसा सेफ़ होगा, जहाँ मुझे इजी एक्सेस होगा, जहाँ मुझे डिजिटलाइजेशन होगा, जहाँ मेरे पे करप्शन नहीं होगा, और जहाँ इज़्ज़त भी होगी। आप काम करते हैं तो रिस्पेक्ट होती है। हमारे यहाँ तो बस आप माफिया का ही नाम दे के चीज़ें होती हैं, चीज़ें गलत और सही कहीं हम सबको एक साथ में ला लेते हैं। और इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी बिल्डर कहते हैं और लीगल को भी बिल्डर कहते हैं। इलीगल कंस्ट्रक्शन को भी हम डेवलपर कहते हैं, इज़्ज़त भी देते हैं। और अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे, लोग बाहर काम करेंगे, हमें क्या है, मतलब कहीं ना कहीं काम तो करना है ना इंसान को। जहाँ इज़्ज़त होगी वहाँ काम करेगा। आप नहीं समझ रहे कि यार ये इंडस्ट्री इस मुल्क के लिए अच्छी नहीं है, कोई बात नहीं। अच्छा मोहसिन भाई, इस मुल्क में कभी गरीब को घर नहीं मिलेगा। आप भी इस मामले में स्टेक होल्डर हैं। आपने कभी हुकूमत को कोई तजवीज़ दी हो, कोई प्लान दिया हो कि भाई ये कर लो, इससे गरीब को फ़ायदा होगा? ऑलरेडी पहले भी दिए हुए हैं गवर्नमेंट को, और अभी भी है कि, लेकिन अब आप ये समझे कि आज अगर कोई भी मिनिमम भी घर बनता है, हम एक 500 स्क्वायर फीट का 120 गज पे भी बनाएं, तो मेरे ख़्याल से कोई आपको कम से कम 50 लाख रुपए का वो घर बनेगा। घर एक दिन में नहीं मिलता, घर के लिए 10 साल की पॉलिसीज़ होंगी, कॉस्ट को हमें मैनेज करना पड़ेगा चीज़ों को, तब हम लाखों घर दे सकेंगे।
लाखों घर देने के लिए लॉन्ग टर्म चीज़ें नहीं होगी तो हम नहीं दे सकेंगे, कोई भी दुनिया में नहीं दे सकता। और आपकी स्टेबिलिटी ऑफ करेंसी भी होनी चाहिए कि आपकी प्राइस कांस्टेंट हो। अगर प्राइस एक नहीं होगी कंस्ट्रक्शन की, आज मैं जिस प्राइस में आपको दे रहा हूँ वही नहीं बन होगी, उसकी डबल हो जाएगी, तो वो बनेगा कैसे? तो इन सब चीज़ों को लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए चीज़ों को फिक्स करके आपको पॉकेट्स डिज़ाइन करने पड़ेंगे कि हमें इन पॉकेट्स में हमें इन लोगों को आबाद करना है। ये शहर में स्लम्स एरिया को ख़त्म करके हम यहाँ पे ये चीज़ें करें। और बहुत जगह तो हमने यहाँ तक ऑफ़र किया था कि जहाँ स्लम्स हैं वहाँ हम स्लम्स वालों को एक पूरा 1 एकड़ या 4 एकड़ का कोई स्लम्स है तो हमने कहा कि 1 एकड़ में सबको वर्टिकल बना दे फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको वहीं रखें, 1 एकड़ एमिनिटी रखें और 2 एकड़ आप हमें दे दें और हम उसको मार्केट करें, इसलिए कि वो स्लम ख़त्म हो जाए शहर के बीचों में, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट घर मिलेगा, हम वहीं से अर्न करेंगे पैसे और उनको भी डिलीवर करेंगे, नए चीज़ों को भी, नया जो हमारे अपार्टमेंट है उनको भी हाई एंड प्रोडक्ट बेचेंगे और उनके बच्चों को, उनकी एजुकेशन को, उनकी हेल्थ को भी 10 साल के लिए इंश्योरेंस करें ताकि वो वहीं रहे, कि यहाँ रहेंगे तो उनको हेल्थ भी मिलेगी इंश्योरेंस थ्रू इंश्योरेंस और एजुकेशन भी होगा। किसको दी थी आपने? गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी दी, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी दी और सारे लोगों को दी, सब लोगों ने। जवाब क्या है? बड़ी अच्छी तजवीज़। हर आदमी कहता है बिल्कुल करना है, फिर जब बात होती है तो वो अपने लोग ढूंढने शुरू करते थे कि जिसमें उनको क्या फ़ायदा होगा। मतलब हर आदमी, यहाँ आवाम के लिए हम नहीं सोच रहे। अगर कोई प्रपोज़ल आता है तो पहले आप ये सोचते हो कि हम किसको दें और हमें क्या फ़ायदा होगा, तो ये हमारी सोच है। अगर किसी मिडिल क्लास आदमी के पास 2 कमरे का घर या फ्लैट ख़रीदने के पैसे आ गए हैं तो मोहसिन भाई उसे कोई 2-4 टिप्स बता दें कि वो घर ख़रीदते हुए किन बातों का ख्याल रखे कि उस बेचारे के साथ फ्रॉड ना हो। सबसे पहले तो वो जाए, उनके पुराने प्रोजेक्ट देखें और अगर कोई लोग रह रहे हैं उसमें, प्रोजेक्ट में रह रहे होंगे तो उनसे थोड़ा मिल ले और उनसे पूछे कि आपके साथ क्या हुआ, आपको अगर वो प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ तो बिल्डर का रवैया कैसा था, उसने उसी प्राइस में दिया या आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग की। ठीक है, जब आप कोई छोटी चीज़ भी लेने जाते हैं, कुर्बानी का जानवर भी लेने जाते हैं तो पूरी मार्केट घूमते हैं, तो ये तो सारी ज़िंदगी का घर है। तो इसको अट्रैक्शन में ना जाए कि बुकिंग ऑफिस में गए और जगमग देख के आपने कर लिया, आपको पता ही नहीं एनओसी। अबे एनओसी होने के बाद भी उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसने लोगों के साथ जो चीज़ें बनाई है वो बेहतर है या नहीं है, वो सोसाइटी जो बनी है उसकी कंडीशन क्या है, क्या उन्होंने लाइन टॉप ऑफ द लाइन चीज़ें दी हैं या 2 साल बिल्डिंग बनने के बाद परेशान हैं लोग। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे मेरी ये गुजारिश है, जितने भी आपके व्यूअर हो, जो भी लोग देखें तो खुदा रहा थोड़ा सा टाइम लगाएं, ये जो चमक दमक देख के ना ले और ऐसी जगहों पे ना ले जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ना आ सकता हो। प्लॉट ले लिया मेरे बच्चों के लिए, बच्चों के लिए क्या दे के जा रहे हैं आप, तो उल्टा गम दे के जा रहे हैं उस प्लॉट का। वो उन लोगों से काम करें जिन्होंने डिलीवर किया, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट लोगों को दिया और लोगों को फ़ायदा हुआ, जिन्होंने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, उन लोगों से काम करें, ना कि उन चक्रों में पड़ जाएं जहां आप परेशान हो जाएं। तो खुदारा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप कोई चीज़ लेने जाए तो आप पूरा डॉक्यूमेंट तो देखें, उसके बाद प्रीवियस रिकॉर्ड ज़रूर देखें, लोगों के पास जाएँ। तो मैं समझता हूँ इसके बाद अगर ट्रैक रिकॉर्ड सही है तो 80% आपको पता चल जाएगा कि लोगों को उन बिल्डर के बारे में क्या राय है, तो वो आपके लिए आसान होगा। आपने ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, अगर सरकार का ही ट्रैक रिकॉर्ड ख़राब हो फिर कहाँ जाए? सरकार के पास ना जाए, इसलिए कि उसको कल पता ही नहीं होता सरकार कौन होगी। सरकार तो बदलती रहती है, सरकार आने जाने वाली है। जो मुस्तकिल सरकार है उसके पास जाए करें। मतलब डीएचए जाए। मैं कह रहा हूँ जिनका ट्रैक रिकॉर्ड हो, जिन्होंने डिलीवर किया है, उनके पास जाएं, उन चीज़ों को देखें। कम से कम प्रॉपर्टी तो सेफ़ हो, कहीं भी जाए। ट्रैक रिकॉर्ड मैंने क्यों बोला कि यार जिसने भी लिया हो उसका ट्रैक रिकॉर्ड बेहतर होना चाहिए, वो इदारा गवर्नमेंट का हो और इदारा किसी प्राइवेट सेक्टर का हो, कोई भी हो, जब तक ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं होगा बेहतर नहीं होगी चीज़ें। कराची में कोई एक ऐसा बिल्डर है जिसके सारे प्रोजेक्ट कानून के मुताबिक हों, वो तमाम रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता हो, उसके तमाम प्रोजेक्ट वक्त पर डिलीवर होते हों? सर कोई एक नाम बता दें। देखिए कि जिन्होंने 100% बेचारों ने राब्ता कानून किया वो भी परेशान हो गए। हर चीज़ बेहतर होने के बाद भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए कि हमारे यहाँ कोर्ट इन लॉ, कोर्टों में जाने की बातें अलग है, फिर कोर्टों से कोई डिसीजन आ जाता है वो अलग है।
डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के प्रॉब्लम इश्यूज़ रहते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कल अप्रूवल किया, कल वो मना कर दे, हमने नहीं किया, हमारी सारी स्कीम ख़त्म हो गई, विड्रॉल कर लेती है। बिल्डिंग प्लान अप्रूव करने के बाद वापस ले लेती है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी नहीं होनी चाहिए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को या किसी भी ऐसे इदारे को होनी चाहिए। एक दफ़ा प्रोजेक्ट 100% के बाद भी हम कोर्टों में भाग रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा रिलीफ मिलता है, बाज़ दफ़ा रिलीफ भी नहीं मिलता। बाज़ दफ़ा गुलजार साहब जैसे लोग भी आ जाते हैं जो अपने उसके चीज़ों पे डिसीजन करते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें नुकसान हो जाती हैं लोगों को। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो ज़िंदगी भर चलती रहेंगी, इसलिए कि हमारे यहाँ जो हमारा कंट्री है उसकी पोजीशन ऐसी है कि कोई लॉन्ग टर्म जब तक हमें डिसाइड नहीं हो ना चीज़ें, तो मैं समझता हूँ कि प्रॉब्लम रहता है। लेकिन ऐसा नाम लेना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत बड़े चीज़ें डिलीवर की है। बहरिया हमारे वो अपना मेमार का था, अच्छी पोजीशन थी, उन्होंने डिलीवर की। बहुत सारे ऐसे हाउसिंग है जो आप देखें, ये जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग कराची में बनी हुई सारी प्राइवेट सेक्टर ने बनाई। अप्रूवल्स हैं, उसमें भी वायलेशंस चीज़ें आती रहती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन कम से कम एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर तो बन रहा है जहां आप इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ यूटिलिटीज़ दे सकते हो। उन इलाकों में अलाउ करें कंस्ट्रक्शन, ना कि इन गलियों में जहाँ 240 फीट की गली 30 फीट 8-8 फ्लोर बना रहे हैं, तो वो ना हो। लेकिन आप किसी का नाम इस तरीके से तो नहीं ले सकते, लेकिन आप जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ यार ये लोग अच्छे हैं, इन्होंने 2 प्रोजेक्ट डिलीवर किए, 5 प्रोजेक्ट डिलीवर किए, 10 प्रोजेक्ट डिलीवर किए और लोगों की राय उनके लिए अच्छी है। देखिए वो तो आप रोक ही नहीं सकते ना किसी को। हमने अब प्रोजेक्ट बनाया, आप अंदर चाह के लोगों से हमारे पूछेंगे कितने लोग अच्छी बात करते हैं तो आपको पता चलेगा, कितने लोग बुरी बात करते तो भी अंदाज़ा हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट जहाँ बना हुआ है वहाँ जाए, कोई मसाइल नहीं। इतना तो हर आदमी कर सकता है ना लेने से पहले। तो आपको उसका वो जो आप कह रहे हो ना अच्छा कौन है, जो बनाया होगा आपको नज़र भी आ जाएगा अच्छा है या नहीं है। मोहसिन भाई, आखिरी सवाल। लास्ट 20 ईयर्स में इस इंडस्ट्री ने मुशर्रफ को देखा, फिर जरदारी की हुकूमत आई, नवाज शरीफ आए, इमरान खान आए, तो आपके ख्याल में किसकी पॉलिसी सबसे बेहतर रही इस प्रॉपर्टी इंडस्ट्री के लिए? मेरे ख्याल से मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद 2000 आप समझे 14 से लेके 12 से लेके जो कराची के हालात थे, पाकिस्तान की इकॉनमी के हालात भी बुरे थे। उसके बाद मैं समझता हूँ कि इमरान वाले दौर में एक्टिविटी फिर बहुत अच्छी हुई। लास्ट 1.5 साल बहुत अच्छा रहा। आखिरी 6 महीने उसके भी उनकी भी तरफ से भी पॉलिसीज़ बहुत नेगेटिव, मतलब वो चीज़ें वो पूरी नहीं कर सके। देखिए इकॉनमी को जब आप अच्छी पॉलिसीज़ दे देंगे, लॉन्ग टर्म लोग बैठेंगे तो पॉलिसीज़ देंगे, शॉर्ट टर्म लोग बैठेंगे तो पॉलिसीज़ कैसे देंगे। मैं 1 साल के लिए कहीं बैठा हूँ या 3 साल के लिए बैठा हूँ तो मुझे पता ही नहीं है कि प्रायोरिटीज़ क्या है और चीज़ें क्या है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को कोई भी हो हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हमें पाकिस्तान को 20 साल में कहाँ लेके जाना है। जब 20 साल का होगा टारगेट तो हम उसमें देखेंगे कि जो जिसका राइट चीज़ें हैं, चाहे एग्रीकल्चर की ज़रूरत है वहाँ वो ज़रूरत है, चाहे इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत है, चाहे IT की ज़रूरत है, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, उस हिसाब से आपको रियल एस्टेट की कहाँ ज़रूरत है तो वो फॉलोअप करना है कि 20 साल में हमारी पॉपुलेशन क्या होगी, हमें क्या रिक्वायरमेंट होगी, हमें पानी कितना चाहिए होगा, हमें बिजली कितनी चाहिए होगी, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, हम नई जनरेशन जो आने वाली उनको जॉब कहाँ से देंगे, कैसे उनको लगाएंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज़ होंगी, कितनी एजुकेशन इंस्टीट्यूट, कितना हेल्थ होगा, तो जाके चीज़ें होंगी। जब तक ये पोजीशन नहीं होगी ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। मोहसिन भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू।